तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका कंपटीशन एडू में। आज हम शुरू करने वाले हैं हिंदी की नेक्स्ट क्लास। हम पढ़ रहे हैं आजकल समास। और समास में हमने जान लिया है कि क्या होता है समास। उसके आगे चलकर हमने अव्यय समास, अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास को जाना। और आज हम पढ़ेंगे बाकी के बचे हुए तीनों समास या चारों समास। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगर आपको ये सब मेरी वीडियो पसंद आती हो तो भैया लाइक कर दो, शेयर कर दो, कुछ तो कर दो, करा करो यार भैया, इसमें कौन सा पैसा लग जाता है। नीचे की तरफ देखोगे सब्सक्राइब का बटन है, अगर वो रेड हो रहा है तो उसे दबा के देखो, जादू होगा वो काला हो जाएगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे कर्मधारय समास से। यह है बहुत ही इंपॉर्टेंट समास। चलिए शुरू करते हैं। समास नंबर 3, कर्मधारय समास। आइए कर्मधारय समास की बातों को समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि समास के अंदर पदों की प्रधानता होती है, पदों की प्रधानता होती है। अब प्रधानता की बात करते हैं तो कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। किसी भी समास में वाक्य में उत्तर पद होगा, एक पूर्व पद होगा। तो अब बात करते हैं कि कर्मधारय समास में कौन से पद की प्रधानता होती है। तो मैं बता देता हूं, कर्मधारय समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, मतलब कि उत्तर पद पर ज्यादा जोर दिया जाता है, इसीलिए इसकी प्रधानता को माना जाता है। सेकंड नंबर पर अगर हम बात करते हैं कर्मधारय समास की, तो इसमें विशेषण और विशेष्य की अभिव्यक्ति देखने के लिए मिलती है। मतलब कि इसमें जो चीजें मिलेंगी, इसमें जो पेयर मिलेगा तो उसमें क्या होगा, एक विशेषण होगा, दूसरा उसका विशेष्य होगा। विशेषण और विशेष्य आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। यहाँ पर किसकी बात होगी, मतलब कोई विशेषता बताई जाएगी, कोई खासियत बताई जाएगी। और विशेष्य होंगे वो जिसकी विशेषता विशेषण बताते हैं। मतलब विशेषण, अगर मैं कहूं गोरा लड़का, तो यहां पर लड़का क्या हुआ, विशेषण, और गोरा क्या हुआ, उसकी विशेषण हुआ। ये क्या हुआ, विशेष्य हुआ, ये क्या हुआ, विशेषण हुआ। तो गोरा लड़का, ये बात समझ में आई होगी। तो इसे मैं क्या बोल सकता हूं, गोरा है जो लड़का, गोरा है जो लड़का। तो यहां से क्या बना, ये बना आपका कर्मधारय समास। तो यहां से एक चीज और मिली हमें देखने के लिए, हमने एक शब्द ऐड करा है जो। अब ये इसकी पहचान बन जाती है, ये इसकी पहचान भी बन जाती है। किसकी पहचान बन जाती है भैया, कर्मधारय समास की पहचान बन जाती है। अर्थात जिस वाक्य में या फिर जिस समास में है जो या फिर के समान, है जो या फिर के समान, इन दोनों में से अगर कोई एक शब्द मिलता है, इन दोनों में से कुछ मिलता है देखने के लिए विग्रह करने पर, तो वो कैसा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं, छोटा मोटा कंफ्यूजन मिलता है। आइए उन सब कंफ्यूजन को क्लियर करते हुए आगे तरफ बढ़ते हैं। कर्मधारय समास में हम जान लिया कि ये उत्तर पद प्रधान होता है, विशेषण विशेष्य देखने के लिए मिलते हैं। क्या होता है ये मैंने आपको इसमें समझा दिया है। पहचान क्या है, इसमें है जो जैसे शब्द मिलेंगे और के समान जैसे शब्दों की इसके अंदर अभिव्यक्ति में देखने के लिए हमें मिलेगी। आइए समझते हैं अब इसे। तो कर्मधारय समास की अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल के रूप में, इसे आगे चलते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझते रहेंगे। अब इसमें आगे यही चलने वाला है। तो हमने यहां पाया, मैंने लिखा चरण कमल, मैंने एक शब्द लिखा चरण कमल, मैंने लिखा चरण कमल। तो इसका मतलब है कमल के समान है जो चरण, कमल के समान हैं जो चरण, कमल के समान हैं जो चरण, या कमल के समान चरण, या फिर मैं बोल सकता हूं कमल के समान चरण। तो देखिए इसमें क्या आया, के समान या है जो या फिर के समान, इस जैसे शब्दों की अभिव्यक्ति हो रही है। तो यहां पर क्या है, एक विशेषता है, एक विशेषण है। इस प्रकार से हमने इसे देखा और हमने पता लगाया ये क्या है, कर्मधारय समास है। इसके अंदर इसी प्रकार के जैसे शब्दों की मुक्ति मिलेगी। अगर हम इसके और एग्जाम्पल देखें तो हमें एक देखने के लिए मिलता है। मैंने लिखा चंद्रमुख, मैंने लिखा
चंद्रमुख, तो इसे क्या बोला जाएगा? चंद्र के समान मुख। तो क्या शब्द देखने के लिए मिला? के समान। अब देखिए ये एक समास है, मैंने आपको पहले बताया है, अगर ये शॉर्ट रूप में लिखा है, संक्षिप्त रूप में लिखा है, तो ये समासिक पद है या फिर समस्त पद है। जैसे ही मैंने इसका विग्रह किया तो मुझे क्या शब्द देखने के लिए मिले? के समान। अब जैसे ही के समान जैसे शब्द देखने के लिए मिलेंगे तो तुरंत आप समझ जाएंगे कि ये क्या है? कर्मधारय समास है। और एग्जाम्पलों के थ्रू देखते हैं जिससे कि बिल्कुल क्लियर हो जाए, कुछ भी इसमें ऐसा ना बचे जो आप ना कर पाए। मैंने लिखा परमानंद। अब देखिए इसे मैं लिखूंगा परम है जो आनंद, परम है जो आनंद। तो है जो जैसे ही शब्द आया तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि भैया ये कौन सा समास है? ये समास है आपका कर्मधारय। कैसे पता चला? मैंने इस समास का, इस समस्त पद का क्या करा? विग्रह किया, और विग्रह करने से पता चल जाता है, दो शब्द देखने के लिए मिल जाते हैं, है जो या फिर के समान। जैसे ये दो शब्द हमें देखने के लिए मिलते हैं तो हम समझ जाएंगे क्या है भैया? ये कर्मधारय समास है हमारे पास। कन्फर्म हुआ? आगे की तरफ चलते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं इसके भी। अगर मैंने लिख दिया यहाँ सामने महापुरुष, मैंने लिखा महापुरुष, तो क्या लिखा जाएगा? इसका विग्रह बताइए आप लोग जरा मुझसे पहले कोशिश कीजिए, क्या लिखा जाएगा महापुरुष का? महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। तो जैसे ही हमने देखा महान है जो, जैसे ये शब्द आया हम समझ गए कि कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। आइए इसके और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। हमने लिखा महादेव, महादेव, मतलब कि महान है जो देव। देखो तो फिर से है जो आया, और जैसे ये है जो शब्द हमें देखने के लिए मिलता है हम समझ जाते हैं कि कौन सा समास होगा भैया? यहाँ पर होगा कर्मधारय समास। तो और एग्जाम्पल देख लेते हैं दो चार, जिससे कि पूरी तरह से ये आपको क्लियर हो जाए और बिल्कुल भी इसमें ना बचे कोई आशंका। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका। तो ये भी क्या हुआ? हमारा कर्मधारय समास हो जाता है। या फिर इसे हम बोल सकते हैं नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ। तो है जो की जैसी भावना हमें दिखेगी हम समझ जाएंगे ये क्या है भैया? ये तो हमारा कर्मधारय समास है। अगर इसके थोड़ा सा एक चार्ट बनाने की मैं कोशिश करूं तो कुछ ऐसा बनेगा। कर्मधारय समास हमेशा कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। पूर्व पद होता है अप्रधान, अप्रधान का मतलब है जिसकी प्रधानता नहीं है। इसमें उत्तर पद होता है हमारा प्रधान पद। और जब हम प्रधान पद की बात कर रहे हैं तो जो अप्रधान है वो क्या होगा? वह होगा विशेषण। क्या होगा? विशेषण। जो प्रधान है वो क्या होगा? विशेष्य होगा। वो हमारा क्या होगा? विशेष्य होगा। देखेंगे सामने अभी आप लोग। अब क्योंकि ये विशेषण हो गया, ये विशेष्य हो गया, तो इन्हें मिलाकर जो इनका निर्माण होगा वो क्या होगा? कर्मधारय समास। इस चार्ट को जरा आंखों में बसा लेना, काफी अच्छे से याद हो जाता है इसके माध्यम से। तो हम ये सब चीजें देख रहे हैं। अब देखो जैसे यहाँ लिखा नीलकंठ, तो नील क्या है? एक विशेषण हुई, विशेषता हुई किसी भी चीज की। अगर हम विशेषता बताते हैं तो हम क्या लिखेंगे? नीला है, काला है, पीला है, तो ये उसकी विशेषता होती है। और संज्ञा सर्वनाम की बात करें तो वो क्या है? कंठ है। तो ये क्या हुआ? विशेष्य हुआ हमारा। ये क्या हुआ? विशेष्य हुआ। ठीक है ना? तो यहाँ से पता चला विशेषता भी है और विशेष्य भी है। इसी तरह से महान में बात करें तो महान कौन है? विशेषण। किसी का महान होना उसकी विशेषता होती है ना। कोई व्यक्ति महान है ये उसकी विशेषता है, और कोई व्यक्ति वो क्या होना? देव है, तो ये देव कौन हुआ? हमारा विशेष्य हुआ। तो यहाँ से हमें पूरी तरह से समझ में आ जाता है कर्मधारय समास के बारे में। चलते हैं अगले समास की तरफ। तो ये बहुत ही आसान समास बचे हैं आगे के सभी। ठीक है ना? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो समास होता है वह होता है तत्पुरुष समास। उसे बहुत अच्छे से समझा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आगे के समास बेकार हैं, एग्जाम में नहीं आते हैं, पर कर्म जो आपका तत्पुरुष समास है वो थोड़ा सा लेंथी है और इंपोर्टेंस बन जाती है उसकी, इसीलिए। आइए चलते हैं चौथे नंबर के समास की तरफ।
नंबर 4 पर आता है द्विगु समास। द्विगु समास, अगर हम द्विगु समास की अब बातचीत करते हैं तो इस समास से हमें पता चलता है कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान है? उत्तर पद प्रधान होता है। देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार सीधे सीधे बनते हैं कि कौन से समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, ये तीनों समासों में उत्तर पद प्रधान होता है। और जो सबसे पहले अव्यय भाव समास पढ़ा था उसमें पूर्व पद प्रधान था। तो चारों हो गए, बस पहले को छोड़कर दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों कैसे होंगे? ये आपके उत्तर पद प्रधान होंगे। अगली इंपॉर्टेंट बात इससे आती है निकलकर कि जब भी द्विगु समास को देखोगे तो इसका जो पूर्व पद होगा, इसका जो पूर्व पद होगा वो कोई संख्यावाचक होगा। क्या होगा? कोई संख्यावाचक। संख्यावाचक का मतलब है वो कोई ना कोई संख्या से रिलेटेड होगा या संख्या ही होगा। अब द्विगु समास को देखोगे तो यहाँ से दी का मतलब दो से समझ में आता है, तो इसे याद करने में भी आपको आसानी पड़ेगी, क्योंकि इसके जितने भी एग्जाम्पल आप देखेंगे उन सभी में क्या देखने के लिए मिलेगा कि जो पूर्व पद है वो किसी संख्या को डिनोट कर रहा है, किसी संख्या से डायरेक्ट लिंक है। जैसे कि मैं इसमें लिखता हूं नवरात्र। नवरात्र अर्थात 9 रातों का समूह। तो इसमें क्या आया? पूर्व पद के रूप में हमें एक संख्या देखने के लिए मिल जाती है, जो क्या इंडिकेट करती है? कैसा समास है? ये द्विगु समास है। आगे की बात करते हैं। मैंने लिखा चौराहा, मतलब कि 4 राहों का समूह। 4 राहों का समूह। तो हमें यहाँ से क्या पता चला? एक बार फिर से, जब शुरू में ही 4 आया तो ये एक संख्यावाचक को डिनोट किया और यहाँ से पता चलता है क्या है? ये द्विगु समास होगा। और एग्जाम्पल की बात करते हैं। त्रिलोक, हमने लिखा त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। 3 लोकों का समूह। फिर से क्या आया? 3 आया। तो यहां से हमें एक चीज देखने के लिए मिली बार बार कि जो पूर्व पद है वह क्या है? कोई संख्या है। और जब वो कोई संख्या है प्यारे बच्चों, तो यहाँ हम बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि वो कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। और भी एग्जाम्पल देखते हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं। मैंने लिखा सप्त सिंधु। मैंने लिखा सप्त सिंधु, मतलब कि 7 नदियों का समूह या 7 सिंधुओं का समूह। 7 सिंधुओं का समूह। फिर से क्या आया? 7 आया। मैंने लिखा सप्ताह, अर्थात 7 दिनों का समूह। 7 दिनों का समूह। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि जो पूर्व पद है वह हमेशा कैसा होगा? कोई संख्या होगी, कोई संख्यावाचक होगा, जिससे क्या होगा? आसानी होगी आपको समझने में भी, और इसे आगे की ओर बढ़ाते हैं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो जो बचता हो, ताकि एग्जाम में इससे एग्जाम्पल आए तो छूटे ना। मैंने लिखा पंचमणि। मैंने लिखा पंचमणि। तो हमें कैसे पता चला? शुरू में ही पंच लिखा हुआ है और हम इससे क्या समझ जाते हैं? इससे हम तुरंत समझ जाते हैं कि ये क्या है? 5 मणियों का समूह है। क्या है? 5 मणियों का समूह। तो देख रहे होंगे स्टार्टिंग में 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 3 आ रहा है। तिराहा बोल दिया तो 3 राहों का समूह। चौराहा बोल दिया 4 रातों का समूह। तो इस प्रकार से हम समझ गए ये क्या है? द्विगु समास होगा। चलिए अगले समास की तरफ बढ़ते हैं, समास नंबर 5 की ओर। अब बहुत आसान है, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही। अब क्या है? एकदम आसान है, जिसे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं और कर सकते हैं। आइए देखते हैं नंबर 5 को। तो नंबर 5 है द्वंद्व समास। अब आइए, इसके अंदर भी 2 पद हुए होंगे। देखिए प्रत्येक के अंदर 2 पद हैं। एक पद होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। तो इसके अंदर जो है दोनों ही पदों की प्रधानता होती है। दोनों ही पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। दोनों ही पदों की पूरी इंपोर्टेंस होती है। अन्य चीजों को समझते हैं इसके बारे में। तो ये ऐसा पहला समास हमें मिला जिसके अंदर दोनों पदों की क्या है? प्रधानता मिलती है। दूसरा क्या है? इसके अंदर शब्दों के बीच में और या अथवा इन जैसे शब्द मिलते हैं। अगला, शब्दों के बीच में
योजक चिन्ह का प्रयोग भी होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग भी होता है। अभी समझ में आएगा, अभी कम समझ में आ रहा होगा ये वाला पोर्शन। अभी मैं बस एक बार डिटेल लिख देता हूं जिससे कि आप बाद में एकदम आसानी से समझ सकें। इसके अंदर विलोम शब्द का प्रयोग किया जाता है, विलोम शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। आइए समझते हैं। मैंने लिखा माता डैश पिता, तो मैंने क्या लिखे, ये दो शब्द लिखे, इसके बीच में क्या चिन्ह लगाया मैंने, हाइफन लगाया। हाइफन मतलब योजक चिन्ह लगाया, योजक चिन्ह लगाया। तो इससे मुझे क्या पता चला, ये क्या हो सकता है हमारा, ये हमारा द्वंद्व समास हो सकता है। दूसरा, एक जगह लिखा माता, दूसरा लिखा है शब्द पिता, अर्थात दोनों ही आपस में क्या है, विलोम शब्द हैं, माता पिता। तो यहां से भी हम पता चला क्या हो सकता है, द्वंद्व समास हो सकता है। और अगर मैं लिख दूं माता और पिता, तो यहां पर क्या आ गया, ये और शब्द आ गया, जो कि मैंने बताया कि दो शब्दों के बीच में और या अथवा जैसे शब्द मिलेंगे, जिससे आप पहचान सकते हैं क्या है, द्वंद्व समास है। इसके एग्जाम्पल और भी ज्यादा आसान बन जाते हैं। अगर मैं लिखना शुरू करता हूं, मैंने लिखा नदी नाले, नदी नाले, सुख दुख, अच्छा बुरा। आप देख रहे होंगे कि सीधे सीधे विलोम शब्द लिखे जा रहे हैं, या फिर कुछ शब्द ऐसे होंगे जो विलोम नहीं होंगे पर उनके बीच में और या अथवा या फिर योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा होगा। अगर मैं ऐसे शब्दों की बात करूं तो ऐसे शब्द बहुत सारे मिलकर आएंगे, जैसे नाक कान, मैंने लिखा नाक कान, तो ये क्या हुए हमारे लिए, ये हमारे लिए द्वंद्व समास का एग्जाम्पल हुआ। ये क्या है हमारे लिए, द्वंद्व समास है। मैंने एक और लिखा आचार विचार, एक शब्द और लिखा आचार विचार, क्या लिखा, आचार विचार। तो ये भी कौन सा समास होगा, ये भी हमारे लिए कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। तो आप देख रहे होंगे द्वंद्व समास को, अच्छा था ना कैच। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या है हमारा, द्वंद्व समास है। आइए आगे की तरफ चलते हैं और समझते हैं नंबर 6 के समास को, जो कि आखिरी समास भी है आज का, ठीक है ना। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुब्री समास। आइए समझते हैं बाहुबली ना निकल जाए मुंह से, बहुब्री समास के बारे में। नंबर 6 है बहुव्रीहि समास। अब इसके अंदर भी दो पद होंगे, एक होगा पूर्व पद और एक होगा उत्तर पद, और इसमें से दोनों के दोनों पद कैसे हैं, अप्रधान हैं, मतलब कि कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता, ना ही पूर्व पद ना ही उत्तर पद, मतलब किसी भी पद की प्रधानता नहीं। सर अब किसी भी पद की प्रधानता नहीं होगी तो बात कैसे बनेगी, देखिए समझते हैं। जब किसी भी पद की प्रधानता नहीं होगी तो इसका मतलब यह है कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर इशारा करते हैं। मतलब कि प्रधानता किसी होगी, किसी और अर्थ की होगी, किसी तीसरी बात की प्रधानता हो रही होगी। तो इसमें काफी लुका छुपी का खेल हो जाता है, मतलब कहना कुछ है, लिखा कुछ और है, मतलब कुछ और होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मैंने एक शब्द लिखा दशानन, मैंने लिखा दशानन। दशानन का मूलभूत मतलब क्या होता है, 10 सर वाला, 10 सर वाला। पर जब भी कभी आपने दशानन सुना होगा रैंडमली या फिर इन डेली रूटीन लाइफ, वैसे डेली रूटीन लाइफ में तो यूज नहीं होता, पर फिर भी दशानन सुना होगा, तो क्या ये आता है 10 सिर वाला या फिर ये आता है रावण। तो जहां तक मेरा मानना है, अगर आपकी हिंदी थोड़ी सी भी सही है तो दशानन सुनने के बाद, या फिर रामायण देखी है आपने, तो दशानन सुनने के बाद आपके दिमाग में क्या आएगा, रावण आएगा, ना कि 10 सर वाला आएगा। तो समझिए यहां लिखा दशानन, पर मीनिंग क्या है, रावण। तो इसी चीज को क्या कहा गया है, बहुब्रीहि समास कहा गया है। ना तो दशा का इंपोर्टेंट है ना ही नन का इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट किसका है इसमें, रावण का। इसी प्रकार से और भी शब्द हैं। मैंने लिखा लंबोदर, मैंने लिखा लंबोदर। अब लंबोदर मतलब लंबा है उदार जिसका,
इसका मतलब तो ये हुआ लंबा है उदार जिसका। लेकिन लंबोदर शब्द अगर आप थोड़े से ग्रंथों को पढ़ेंगे या फिर पूजा पाठ वाले व्यक्ति होंगे तो आपको पता होगा, लंबोदर कहा जाता है श्री गणेश जी को। किसे कहा जाता है? श्री गणेश जी को लंबोदर कहा जाता है। तो यहाँ से हमें पता चला शब्द कुछ और है, मीनिंग कुछ और है। ऐसी स्थिति में कौन सा समास हमारे सामने प्रकट हो जाता है? हमारे सामने आ जाता है बहुब्रीहि समास। आइए इसके कुछ अच्छे से एग्जाम्पलों को समझते हैं, और कुछ कंफ्यूजन भी आएगा अभी आगे चलकर, जो कि क्लियर करना बहुत जरूरी होगा। एग्जाम में बच्चे उसमें मार्क खा जाते हैं अक्सर। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और समझते हैं इसकी डीप बातों को भी। मैंने लिखा चक्रपाणी। अब देखिए चक्रपाणी का मतलब है भैया विष्णु भगवान। क्या? विष्णु जी। अब चक्रपाणी का मतलब क्या है? विष्णु, मतलब जिसकी पाणी में है चक्र, मतलब जिसकी फिंगर में चक्र घूम रहा है। तो ये कौन होते हैं हमारे लिए? विष्णु जी होते हैं। हम बोल दें कोई ऐसा शब्द महावीर, महावीर, तो ऐसे में महावीर हम किसके लिए प्रयोग में किया जाता है? पूजा पाठ वालों को याद होगा। इसके अंदर देखिए वैसे तदुम बहुब्रीहि समास में अधिकतर जो है भगवान से रिलेटेड चीजें आएंगी, 90% चीजें। महावीर मतलब कि हनुमान। महावीर जब नाम सुनावे, कथा सुनावे, सॉरी, है ना, ये सुना होगा। महावीर मतलब कि हनुमान। कौन है ये? हनुमान जी के लिए यूज होता है महावीर। तो इस प्रकार के और भी शब्द हैं, पर यहाँ पर आकर एक परेशानी पड़ेगी बच्चों को, जिसके बारे में मैं भी चर्चा करने वाला हूँ, देखेंगे, ठीक है ना। परेशानी भी बताऊंगा, उसका रास्ता भी बताऊंगा, तो इसलिए जरा देखते रहेंगे। और वीडियो पसंद आ रही है तो देख रहे होंगे, अच्छी खासी मेहनत हो रही है, कर दो ना यार शेयर, इधर सब्सक्राइब बटन दबाओ उसे। क्या कर रहे हो पता नहीं तुम लोग, शेयर भी कर दो, कुछ पढ़ लेंगे लोग। आओ देखते हैं। मैंने शब्द लिखा गिरिधर। गिरिधर, गिरिधर किसे कहा जाता है? कृष्ण जी को कहा जाता है। तो भाई जब गिरिधर कृष्ण जी को कहा जाता है तो ये भी कैसा हुआ? आपका बहुब्रीहि समास हुआ। ये भी कैसा हुआ? हमारा बहुब्रीहि समास हुआ। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक के बाद हम एक बहुब्रीहि समास का प्रयोग कर रहे हैं। अगर मैं लिख दूं पीताम्बर, मैं लिख दूं पीताम्बर, एक शब्द मैंने लिखा पीताम्बर, तो पीताम्बर का मतलब होता है पीले वस्त्र धारण करने वाला। इसका मतलब होता है पीले वस्त्र धारण करने वाला। लेकिन हम फिलहाल पढ़ रहे हैं बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास के अंदर अगर हम पीताम्बर को देखेंगे तो भैया पीताम्बर कहा जाता है श्री कृष्ण जी को। किसे कहा जाता है? श्री कृष्ण जी को। तो श्री कृष्ण जी को क्या कहा जाता है? पीताम्बर। अभी मैं आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन भी बताऊंगा कि क्या कन्फ्यूजन एग्जाम के टाइम में बनेगी और कैसे उससे निकला जाएगा। हम हर चीज़ को इसके अंदर अभी सीखने वाले हैं। मैंने एक शब्द लिखा धनश्याम। अगर मैंने शब्द लिखा धनश्याम, तो धनश्याम शब्द किसके लिए प्रयोग में किया जाता है? ये भी कृष्ण जी के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो आप देख रहे होंगे कितने आराम से शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो परेशानी की बात है वो ये है कि मैंने लिखा महावीर। तो अगर मेरे लिए इसके दो अर्थ हो सकते हैं। पहला, महान है जो वीर, महान है जो वीर। एक हो सकता है मेरे लिए हनुमान जी, हनुमान जी। अब आइए, अगर मैं इस वाले मेथड पर जाता हूं तो ये कर्मधारय समास हो जाता है, और इस पर जाता हूं तो ये बहुब्रीहि समास हो जाता है। अगर ये एग्जाम में आ जाए और ऑप्शन में कर्मधारय समास हो पर बहुब्रीहि नहीं है तो कर्मधारय लगा देंगे, और कर्मधारय नहीं है, बहुब्रीहि है, बहुब्रीहि ही है तो हम बहुब्रीहि लगा देंगे। पर सर अगर ऑप्शन ए में कर्मधारय आ जाए, ऑप्शन बी में बहुब्रीहि आ जाए तो क्या करिएगा? अगर इन दोनों में से एक है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लगा देंगे। परंतु अगर दोनों आ जाए तो क्या करिएगा? तो यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। किसे वरीयता दी जाएगी? महावीर से हनुमान जी को वरीयता दी जाएगी। तो ऐसे टाइम पर आप इसमें क्या लगाएंगे? बहुब्रीहि लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? 90% जब भी इस तरह की बात होगी तो आप किसे वरीयता देंगे? महावीर, या फिर ऐसा भी कोई शब्द होगा तो उसमें बहुब्रीहि समास को ही वरीयता ज्यादा देंगे। क्यों देंगे? इसका भी एक कारण है, क्योंकि महावीर जैसे शब्द हम डेली लाइफ रूटीन में तो यूज करते नहीं है। जैसे कि एक शब्द और ले लूं मैंने लिखा दशानन, तो एक शब्द हुआ इसका रावण और एक हुआ 10 सर वाला, 10 सर वाला। तो 10 सर के हिसाब से तो द्विगु समास हो जाना चाहिए और रावण के हिसाब से बहुब्रीहि समास हो जाना चाहिए। पर दशानन हम फिर से वही बात, हम इसे डेली रूटीन में तो यूज करते नहीं है। तो हम मुख्यतः इसका प्रयोग कब करते हैं? रावण के लिए करते हैं, या फिर इसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में किसकी इमेज आ जाती है? हंसता हुआ रावण जिसके 10 सर हैं।
कभी भी 10 सिर वाला डायरेक्ट शब्द आएगा भी तो रावण की इमेज ज़्यादातर सामने आएगी। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हम किसे वरीयता देंगे, हम वरीयता देंगे बहुब्रीहि समास को। तो ये थे आपके कुछ ऐसे समास जो कि एग्जाम में मिलेंगे और हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं। तो बस इतना ही थे, मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को लाइक कर दो भैया, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन दबा दो। पता नहीं कितने काम कर रखे हैं यूट्यूब वालों ने भी, जो जो करा रखा सब कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में, आपका दिन शुभ हो।